हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे वोल्टास लिमिटेड को। ओके, तो हम सबसे पहले बिजनेस फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। तो फाइनेंस के लिए हम चलते हैं स्कैनर डॉट इन पर। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप है 45,292 करोड़, स्टॉक भी 87.4 का, आर ओ सी 17.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5%। तो हम ये तीनों डिस्कस करेंगे तो डिटेल में कि स्टॉक भी इतना हाई क्यों, आर ओ सी इतना लो क्यों है और आर ओ इतना लो क्यों है। स्टॉक पी हाई होने के बावजूद और आर ओ सी और आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो होने के बाद में हमने इसको सिलेक्ट क्यों किया है। ओके, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस समझते हैं। कंपनी इज नंबर 1 रूम एसी ब्रांड इन इंडिया। कंपनी क्या क्या बनाती है? एसीज बनाती है, रेफ्रिजरेटर्स बनाती है, यानी होम अप्लायंस बनाती है ना। तो इनका मेन पार्ट किस में है? जैसे वोल्टास इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एज एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जियोग्राफिक। इंटरनेशनल में कहाँ पे है इनका? मिडल ईस्ट एंड सिंगापुर में है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इनमें क्या आता है? सर्विसेज फॉर माइनिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Company has 5,000 plus customer site actively managed across India. Milestone projects: new parliament building and metro projects in Kolkata and Chennai. Unitary cooling products UCP. Room air conditioner, RAC air coolers, air purifiers, water heaters, water dispensers, water coolers, BC coolers, chest freezers, cold rooms and medical refrigeration। 2026 के Q1 के अनुसार के अकॉर्डिंग कंपनी है 18.5% मार्केट शेयर इन रूम एसीज और 36% विंडो एसी में। सेल स्पीड देखने के लिए यहाँ पे दे रखा है, द कंपनी सोल्ड 1 मिलियन यूनिट्स इन 88 डेज। कंपनी ने 10 लाख यूनिट बेचे थे 88 दिन में। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ए गुड ट्रैक्शन, जो हाल फिलहाल में शायद सितंबर के आसपास हुए थे, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट कम किए थे। तो ये जो वोल्टास का जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो पहले 28% जीएसटी स्लैब में थे, तो वो आ गए थे फिर 18% में। तो उस वजह से भी इनको एक अच्छे खासे ग्रोथ की उम्मीद है ना। वोल्टास बेको, it is a joint venture with the Turkish company Arçelik and Voltas. It offers refrigerators, washing machines, microwave ovens, dishwashers, dry iron and mixer grinders. द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज इन सानंद है। सानंद कहाँ पे? गुजरात में पड़ता है। इट इज प्लान टू इनहेंस द कैपेसिटी बाय 15%। इस प्लांट को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने का इनका टारगेट था कैपेसिटी को 50% से बढ़ाने का। इस जॉइंट वेंचर की मार्केट शेयर है 8.7% तो वॉशिंग मशीन में, और 5.3% है रेफ्रिजरेटर्स में। इनके इंटरनेशनल ये कहाँ पे काम करते हैं? वो है दुबई, ओमान, कतर, बहरीन। द कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक ऑफ 6200 करोड़ इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26। एंड एक इनका ये क्या था, नए वेंचर्स और मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर 2023 में द कंपनी एंटर्ड इनटू ए टेक्नोलॉजी लाइसेंस एग्रीमेंट विद वेस्ट फ्रोस्ट सॉल्यूशन, जो कि डेनमार्क की कंपनी है। उसके साथ ही ये काम कर रहे हैं किस पे? मेडिकल रेफ्रिजरेशन और वैक्सीन स्टोरेज इक्विपमेंट बनाने पे। रेवेन्यू स्प्लिट हम देख सकते हैं। कंपनी की रेवेन्यू कहाँ से आती है? रूम एसी से आती है 52%, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज यानी ईएमपीएस यहाँ से आती है 41%। ये ईएमपीएस में क्या क्या आता है? ईएमपीएस में इनके आते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो कि यहाँ पे हमने देखे थे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में कूलिंग एंड इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट इन्होंने ले रखा है, और मेट्रो प्रोजेक्ट कोलकाता और चेन्नई में भी इन्होंने प्रोजेक्ट ले रखे हैं। एंड 6% इनकी रेवेन्यू कहाँ से आती है? इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आता है? इसमें आता है माइनिंग, टेक्सटाइल, मशीनरी और वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज।
ऑर्डर बुक इनकी जो 6500 करोड़ की अभी ऊपर दिखाई थी, उसमें डोमेस्टिक प्रोजेक्ट ग्रुप है 4800 करोड़ का, 4800 करोड़ का, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं। उसके तहत वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, और इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इनके 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है इनका, है ना। द एज ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपनी हैज 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, बगोदिया गुजरात, सानन गुजरात एंड पंतनगर उत्तराखंड में। द कंपनी commenced operations in its चेन्नई फैक्ट्री इन 2024। It had the capacity to manufacture 2 million units of room ACs। जो चेन्नई में इन्होंने प्लांट लगाया था 2024 में, जो जिसमें ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, इसकी कैपेसिटी है 2 मिलियन रूम एसी। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख। द कंपनी बिगेन कॉमर्शियल ऑपरेशंस ऑफ वाटर डिस्पेंसर प्लांट ऑफ बगोदिया इन 2024। वोल्टास इज ए पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। वोल्टास टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिसमें 30.30% होल्डिंग टाटा सन्स की है, और सॉरी आई मीन टाटा ग्रुप की है। अब आ जाते हैं लिटिगेशंस पे, कि स्टॉक पे इतने हाई क्यों है, आरओसी और आरओई इतने लो क्यों है। 2025 में कंपनी पर एक केस फाइल हुआ था, जिसके खिलाफ इन्होंने वो अपील की हुई है, जो कि अभी पेंडिंग में है। 28 करोड़ का इन पे एक पेनल्टी ऑर्डर हुआ था दुबई में। एंड 2025 द कंपनी रिसीव्ड ए नोटिस फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एज वेल अमाउंटिंग टू RS 24.81 करोड़ का फरवरी 2025 में क्लेम किया था एक, जो केस इनका पेंडिंग है कतर कोर्ट में 402 करोड़ का। कंपनी हैज रिसीव्ड ए शो कॉज नोटिस इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026, टैक्स अमाउंट ऑफ 265.25 करोड़ प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, है ना। इस चीज का असर क्या हुआ, इस चीज का एक तो असर ये हो गया, इनके जो ओवरसीज जो इनके वो प्रोजेक्ट्स थे उनका पेमेंट रुक गया, तो वो पैसा आना बंद हो गया इनका, है ना। पैसा रुक गया, उस वजह से इनको एक प्रोविजन बना के रखना पड़ा, जिस वजह से नेट प्रॉफिट्स पे असर पड़े। नेट प्रॉफिट पे असर पड़ने की वजह से नेट प्रॉफिट कम हुए, तो उस वजह से इनके स्टॉक भी इतना ज्यादा चला गया, और नेट प्रॉफिट पर असर पड़ने की वजह से आरओसी और आरओई दोनों डाउन आ गए थे, है ना। तो इसका मेन रीजन था। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं कि दिसंबर 2024 में इनकी सेल्स थी 3100 करोड़, दिसंबर 2025 में घट के 3071 करोड़ हो गई। जबकि अगर पीछे का देखें तो 2022 में से दिसंबर में इनकी सेल्स थी 2006 करोड़ की, जो दिसंबर 23 में बढ़ के हो गई थी 2626 करोड़ की, और दिसंबर 2024 में हो गई थी 3105 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 में था जो 44 करोड़ का, दिसंबर 2023 में था -8 करोड़ का, दिसंबर 2024 में बढ़ के हो गया था 165 करोड़, और दिसंबर 2025 में दोबारा से नेट प्रॉफिट डाउन आ गया था 145 करोड़ का। एक तो हमने मोटे मोटे रीजन समझे थे कि ये जो लिटिगेशंस लगे हुए थे, इनकी वजह से इनको एक अपना अमाउंट प्रोविजन बना के रखना पड़ा था। तो उस चीज का सीधा सीधा असर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट पे पड़ा था, है ना। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो एक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। 2014 में जो कंपनी की सेल्स 5266 करोड़ की थी, वो मार्च 2025 में एक बढ़कर हाईएस्ट एवर हो गए 15,413 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 266 करोड़ का था, वो हाईएस्ट एवर मार्च 2025 में बढ़ के हो गया 990 करोड़ का। नेट प्रॉफिट मार्च 2014 में जो 246 करोड़ का था, वो मार्च 2025 में हो गया 836 करोड़ का। यहाँ पे आपको एक तो यहाँ पे मैंने देखने को मिल सकता है कि मार्च 2023 में इनका नेट प्रॉफिट मार्च 2022 में जो 506 करोड़ था, उससे घट के 136 करोड़ आ गया था। उसमें एक तो मेन इनका पॉइंट था ये अदर इनकम का। जो अदर इनकम इनकी मार्च 2022 में 188 करोड़ की थी, वो मार्च 2023 में -77 करोड़ की हो गई थी।
लगभग कितने का फर्क पड़ गया था, 260 करोड़ के आसपास का इसका सीधा सीधा असर हो गया था। एक चीज और क्या हो गई थी, जैसे यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो एससी में जो होता है ना, इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई थी। यहाँ पे सेल्स में प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे मार्जिन में प्रॉब्लम थी, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई थी। एससी में रॉ मटेरियल क्या लगते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील। तो ये उस टाइम पे महंगा हो गया था, है ना। तो इस चीज का भी यहाँ पे बैलेंस शीट में फर्क पड़ा था। एक रीजन और क्या होता है कि जैसे ये जो एससी वाला सेगमेंट है ना, जहाँ पे वोल्टास का मेन 52% जो यहाँ पे इनकी कमाई होती है, यहाँ पे एक तो कंपटीशन बहुत है, जैसे लोलॉयड है, एलजी है, और यहाँ पे ब्लू स्टार वगैरह ये भी हैं। इनकी वजह से कंपटीशन है, तो वहाँ पे मार्जिन कम हो रहा है। मार्जिन कम होने का एक तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे इनके पेमेंट्स रुक गए थे, है ना। और एक कंपटीशन होने की वजह से यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस को उतना नहीं बढ़ा पाए थे जितना यहाँ पे इनके खर्चों में यहाँ पे फर्क पड़ा था, है ना। एक रीजन और हो गया था यहाँ पे, एक और होता है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्काउंट्स। नंबर वन ब्रांडिंग, नंबर वन कंपनी है ये इंडिया की रूम एसी के मामले में, तो वहाँ पे इनको एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उस चीज़ के भी सीधा सीधा असर यहाँ पे बैलेंस शीट पे पड़ता है, उस वजह से नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे डाउन आते हैं, और और वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी को, वो खर्चे हैं ना, वो खा जाते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, बोरोइंग्स में देखते हैं हम कि मार्च 2024 में, सॉरी मार्च 2014 में इनकी बोरोइंग्स 264 करोड़ की थी। मार्च 2025 में इनकी बोरोइंग्स थी 892 करोड़ की, जो सितंबर 2025 में बढ़ के होगी 1755 करोड़ की। ये सबसे मेन पॉइंट हमें यहाँ पे समझना जरूरी है कि ऐसा आखिर हुआ तो हुआ क्या। हम इसको गहराई से देखते हैं, तो अगर मतलब इसको खोल के देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बढ़ी है इनके 481 करोड़ से बढ़ के 1304 करोड़। ये बढ़ने का मेन रीजन क्या था, इसके दो तीन रीजन थे। एक तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो अपने यहाँ पे वेयर हाउसेज में स्टोर करने की बजाय ये डीलर्स को दे देती है ना, और वो डीलर्स से एंड टू द कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाता। उसके रीजन अभी हम यहाँ पे समझेंगे। तो उस वजह से इनका काफी बार पेमेंट अटक जाता है, रुपए अटक जाता है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इन्हें शॉर्ट टर्म लोन लेने पड़ते हैं। दूसरी चीज क्या हुई थी कि इस टाइम पर लास्ट ईयर में जो गर्मी का पीक सीजन होता है, गर्मी स्टार्ट कब हो जाती है, मार्च में स्टार्ट हो जाती है और जून तक चलती है। तो गर्मी का सीजन तो था शॉर्ट, इसके अपोजिट हुआ गया था मानसून सीजन, जो बरसात का जो सीजन है वो लंबा खिंच गया था। तो उस वजह से यहाँ पे ये जो एसीज वगैरह हैं, कूलर्स वगैरह हैं, इनकी डिमांड में कमी आई थी। तो वो जो इन्होंने जो अपना वो दिया था अपने डीलर्स वगैरह को, जो अपने प्रोडक्ट्स दिए थे, तो वो वहीं पे रुके रह गए। तो उस वजह से वो एंड कस्टमर तक पहुंच नहीं पाए थे, तो उसका पेमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि वो बिका ही नहीं। बाजार माल तो बाजार में बिकना चाहिए था ना कस्टमर को, वो बिका ही नहीं, तो उस वजह से इनका वो इन्वेंट्री वहां पे रुकी रह गई। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इन्होंने लोन लिया था, इन्हें शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेनी पड़ी थी। एक रीजन और क्या था, एक रीजन और ये था कि लोगों को ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जीएसटी रेट कम करेगी। तो इस वजह से भी इन्होंने अपने लोगों ने माल खरीदना कम कर दिया था एक बार के लिए। तो ये दो तीन चीजें थे, जैसे गर्मी का कम पड़ना, मॉनसून का लंबा खींचना, जीएसटी रेट कट की उम्मीद होना। तो यहाँ जो कि यहाँ पे हमने अभी देखा भी था अबाउट सेक्शन में कि कंपनी को उम्मीद थी कि 18% से सॉरी 28% से 18% जाने पर वो फर्क पड़ा, है ना। तो इस वजह से इनको ये अपने बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ा था। फिर एक कंपनी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करी थी, जो कि इन्होंने एक चेन्नई की फैक्ट्री लगाई थी, वहां पे भी उस चीज को लिए इनको एक पैसा चाहिए था। तो उस चीज को लिए भी इनको इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लिए थे।
तो उस वजह से ये अचानक से लोन बढ़ा है। तो हम अगर गहरा गहरा समझें, मतलब मोटा मोटा समझें, तो ये लोन्स जो लिए गए थे ये एक अच्छे इंटेंशंस के साथ लिए गए थे, अच्छे इंटेंशंस के लिए लिए गए थे। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। फिर एक हम यहाँ पे देख सकते हैं प्लस पॉइंट, जैसे जो 548 करोड़ में जो फिक्स्ड एसेट था 2024 में, वो बढ़ के हो गया था 973 करोड़ का। और कंपनी लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काम करिए, उस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जब ये पूरा हो जाएगा तो ये 975, 984 प्लस 75 इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम अदर एसेट्स के सेक्शन में जाके देखते हैं। कंपनी के पास कैश कितना है, 495 करोड़, मतलब 500 करोड़ का हम मान लेते हैं। तो अगर ये कैश कर दें तो ये 1200 करोड़ के आसपास इनके ऊपर लोन बचेगा। हालांकि हमने अभी समझ लिया कि ये लोन एक अच्छे खातिर लिया गया था, है ना। वो जो अभी हमने समझा था कि गर्मी कम पड़ी थी, मानसून सीजन लंबा खिंच गया था, जीएसटी रेट वगैरह, उन चीजों का प्रभाव यहाँ पे कैश फ्लो में भी दिखाई दे रहा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे माइनस में है मार्च 2025 में, है ना। बाकी इसको छोड़कर एक बारी मार्च 2019 में कैश फ्लो माइनस में था। बाकी मार्च 2014 से मार्च 2025 तक अगर पूरा देखें तो दो बार ही इनका कैश फ्लो माइनस में गया, एक तो मार्च 2019 में और एक गया मार्च 2025 में। तो अभी हमें समझना था मार्च 2025 वाला मोटा मोटा। तो इसकी मेन वजह हमने वो समझ ली कि इन्वेंट्री बढ़ गई थी, तो पैसा, वो सामान एंड यूजर तक पहुंच नहीं पा रहा था, तो उस वजह से कंपनी के पास पैसा आ नहीं पा रहा था लोग बिल बुक्स में, तो वो दिखाएगा फिर, तो इनके ट्रेड रिसीव्स वगैरह वो बढ़ गए थे। तो ये हमने समझ लिया पूरा। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। प्रमोटर्स के पास है 30.30%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26.64% टाटा सन्स के पास है, 3.01% टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है ना। तो मतलब इसके प्रमोटर कौन हुआ, टाटा ग्रुप। एफआई के पास 18.41%। सितंबर 2025 में जो एफआई की होल्डिंग थी 20.26% की, वो घट के हो गई दिसंबर 2025 में 18.41। ये 2% जो माल इन्होंने बेचा है, ये यहाँ पे डीआई ने खरीद लिया, जो कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 35.62% से 37.74% हो गया। जबकि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 13.61% से 13.40% कम ही हुई है, 0.21% से 0.21% यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम ही हुई है ना। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा देखें तो लगभग 86, 86.5% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है बहुत ही ज्यादा। तो हमने समझ लिया कि अब हम वो मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा मेन रीजन क्या है इसको सिलेक्ट करने का, कि स्टॉक भी इतना ज्यादा है, आरओसी इतना कम है, आरओ इतना कम है, उसके बावजूद भी आज इसे सिलेक्ट क्यों किया है, क्यों हमने इस पे चर्चा की। एक तो वो जैसे वो इनके ओवरसीज वो वाला है, वो जो मैटर चल रहे हैं इनके कैसे चल रहे हैं वो क्लियर होंगे ना, तो वो पैसा इनको प्रोविजन में, जो पैसा ये बना के रख रहे हैं वो इनको प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, और वो पैसा इनके नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट जैसे ही इनका बढ़ेगा तो स्टॉक भी डाउन आएगा, स्टॉक पे डाउन आएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ने की वजह से एक आरओसी भी बढ़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका बढ़ेगा ना। एक रीजन और है, वो रीजन क्या है, टाटा ब्रांड, ब्रांड पावर। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हमने देखा कि 86% होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, एफआईडीआई और प्रोमोटर्स के पास है। इनको अभी भी मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा है। एक और पॉइंट, इतने सारे लिटिगेशंस के बाद भी, एक ट्रांजिशन फेज में गुजरने के बाद भी कंपनी नंबर 1 ब्रांड में है, मार्केट लीडर है अभी अपने सेक्टर में, है ना। और जब ये केसेज निपट जाएंगे ना तो इनके मार्जिन्स वापस बढ़ जाएंगे, और उससे पी स्टॉक पी भी सुधर जाएगा, आरओसी भी सुधर जाएंगे और आरओई भी सुधर जाएंगे। एक मेन पॉइंट और, वो हम बीच में डिस्कस करना भूल गए थे, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अभी इंडिया में इस चीज का पेनिट्रेशन कम है, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी,
खास करके नॉर्थ इंडिया में जहां पर तापमान बहुत ज़्यादा चला जाता है, 49-50 डिग्री तक भी शायद चला जाता है यहाँ पे मेरे हिसाब से। आई थिंक, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, 50 डिग्री तक भी यहाँ पे चला जाता है कुछ हिस्सों में तो, है ना। स्कूल्स में भी एसी लगेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे एक पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग सुविधाओं की ओर देखने लगते हैं, तो उस वजह से भी इस चीज की डिमांड बढ़ेगी, जो कि अभी बहुत कम है। तो मार्केट लीडर होने की वजह से इनको वो हिस्सा ये सीधे सीधे ले जाएंगे, है ना। अभी और इस चीज को और गहराई से समझने के लिए आप कौन कौन रिपोर्ट पढ़ सकते हो यहाँ पे एआई समरी में, तो मैं भी एक दिखा देता हूँ आपको इसमें। एक मार्केट शेयर एक्सपेंडेड फ्रॉम 15.8%, 15.8% से बढ़कर इनका मार्केट शेयर हो गया है 17.9% का। बाकी इस चीज को अगर मैं इस चीज को पूरा बताने लग जाऊंगा तो वीडियो को फिर लंबा हो जाएगा, तो आप इस चीज को खोल के पढ़ सकते हैं, है ना। हमने फाइनेंशियल्स भी समझ लिए, हमने टेक्निकल सॉरी बिजनेस भी समझ लिया, अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो यहाँ पे सॉरी, आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन। मैंने ऑलरेडी चार्ट बना रखा था कि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे 12 फरवरी को एक ग्रीन कैंडल के साथ इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हुआ था और उसका कंफर्मेशन हो गया था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन 27 फरवरी 2026 को। उसके बाद ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स में बिगड़ गए थे ईरान, इजराइल और यूएस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो जब पूरा मार्केट एक प्रेशर में आ जाता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी प्रेशर में आ जाते हैं और वहां पे एक सेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको टारगेट दिखा देता हूँ क्या हो सकते हैं। अगर हम इस कप की डेप्थ को यहाँ तक प्लॉट करें नेक लाइन तक और नेक लाइन के ऊपर प्लॉट कर दें, तो ये हमारा टारगेट आता है ऑलमोस्ट 21%। ये हमारा प्राइस में आती है 1840 के आसपास। अगर हम इसे करंट प्राइस पर बाय करते हैं तो ये हमारा टारगेट आता है कितना, 34% का। अगर ये 34% हमें एक साल में मिलता है तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न है स्टॉक मार्केट में, है ना। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। बाकी जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कप विद हैंडल पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनमें टारगेट मिलने में एक साल से ज्यादा का टाइम पीरियड बहुत ही रेयर चांस में लगता है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।